नमस्कार साथियों, JR एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी टैब में कि भाई आपके जो भी सवाल है आप सवाल लिखो डीवी के बारे में और उन सब सवालों के एक साथ में आंसर आपको दे दूंगा। अब उनमें से मैं मुख्य कमेंट ले रहा हूं, जो एक ही प्रकार के कमेंट है उनके सबके जवाब एक साथ में आपको मिल जाएंगे। एक तो है आपका इनकम सर्टिफिकेट वाला कमेंट। बहुत सारे बच्चों ने किया था कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट तब का है, हमारा फॉर्म के टाइम का या फॉर्म से पहले का या अब बनवाना है, या फिर नोटरी की डेट तब की और मास्टर या जो भी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है उनकी डेट तब की, तो उसमें क्या समाधान हो सकता है। तो एक मुद्दा तो है आपका इनकम सर्टिफिकेट वाला, इनकम वाला। तो इनकम में आप ध्यान रखना, डीवी करवाओ तब आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट उपलब्ध है डीवी के टाइम में वो अधिकतम 6 मंथ पुराना हो, 6 मंथ पुराना, यानी इसी मंथ का आपके पास लगभग इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि फॉर्म के समय का, ना कि विज्ञप्ति के समय का। अब मानो कि आप आज आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, कब बनवा रहे हो? आज बनवा रहे हो, और आज नोटरी की डेट उस पे है 22/6/2023। नोटरी की डेट कभी की लगाई? 22/6/2023 की। और आपने जो 2 अधिकारियों के साइन करवाए सत्यापन करता के, उसने एक ने लगा दी कल की 23 की और एक 5 दिन बाद करेगा लगा देगा 28 की। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है कि भाई इसमें 22 तारीख का प्रमाण पत्र हम लेके 2 डेट अलग अलग है, तो चाहे कभी की डेट हो, ये जो 22 तारीख को आपने नोटरी करवाई थी 22/6 से लेकर 22/12 तक ये वैलिड रहेगा, 6 महीने। अब ये वाली डेट आप कभी भी लगवा सकते हो, 6 महीने के अंदर अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यानी 6 महीने से 5 महीने 29 दिन भी हो तो भी उसके दूसरे दिन साइन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आय प्रमाण पत्र 6 महीने वैलिड होता है। अब नोटरी हो उससे 6 महीने मान लेना, ना कि ये वाली तारीख देखनी। इनकम सर्टिफिकेट का इतना ही है। दूसरा है कि भाई इनकम सर्टिफिकेट बनेगा किसके नाम से? तो इनकम सर्टिफिकेट सभी के पिता के नाम से बनेगा। किसके नाम से? पिता के नाम से। अगर किसी कारणवश किसी के पिता नहीं है तो वो अपनी माता के नाम से बनवा सकता है, और अगर पिता माता दोनों नहीं है तो अगर 18 वर्ष से ऊपर कोई सदस्य परिवार में जिसकी कोई इनकम हो उसका बनवा सकता है। अगर उसके बाद भी कोई इलाज नहीं है तो खुद जो बड़ा होगा उसके नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा, या फिर जिसके माता पिता दोनों हैं और खुद के डॉक्यूमेंट अलग हैं, खुद के डॉक्यूमेंट अलग है, तो वो अपने नाम से भी आय प्रमाण पत्र बनवा सकता है। जहां तक हो सके पहले प्राथमिकता पिता के आय प्रमाण पत्र की रहेगी। अब जो दूसरा मुद्दा है वो है एक तो कास्ट सर्टिफिकेट का, एक है मूल निवास का कि भाई मूल निवास है कितना पुराना होना चाहिए, और तीसरा है EWS का। तो कास्ट सर्टिफिकेट में देखो, जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनना था, आपने एक बार बनवा लिया, अब उसको रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कास्ट में आते हैं OBC वाले। OBC वालों के फॉर्म भरने के समय कहा गया था कि आपके पास वैलिड होना चाहिए, जो फॉर्म की तिथि के समय भी और रिजल्ट के समय भी। लेकिन OBC का कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल तक वैलिड होता है, 1 साल तक ही होता है। अब किसी भाई के पास फॉर्म वाले टाइम वैलिड था और अब वैलिड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के बाद 2 साल तक उसमें आप शपथ पत्र के साथ भी उसको चला सकते हो। 2 साल तक शपथ पत्र भी साथ में लगा सकते हो, यानी OBC की कुल वैधता हो गई 3 साल। 1 साल ओरिजिनल जाति के साथ और 2 साल उसके साथ शपथ पत्र लग सकते हैं। अगर किसी के पास फॉर्म के समय अलग था अब इसने दूसरा भी बनवा लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ में लगा सकता है, या फिर पहले वाला शपथ पत्र के साथ लगा दो या फिर नया वाला लगा दो उसके साथ पुराने वाले का शपथ पत्र लगा दो, यानी एक जाति प्रमाण पत्र और एक साथ में शपथ पत्र। और किसी के पास उस टाइम भी वैलिड था और आज भी वैलिड है तो उसको शपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है EWS 3 साल वैलिड है। कितने साल है? 3 साल। लेकिन जो EWS बनता है उसके ऊपर इकोनॉमी ईयर 1 वर्ष ही लिखा था कि 1 वर्ष के लिए वैलिड है, तो उस टाइम जो जाति में रूल है वही EWS में रहेगा। अब रही बात मूल निवास प्रमाण पत्र की, बोनाफाइड मूल निवास प्रमाण पत्र, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज हैं। मूल निवास का वैसे मुद्दा है 10 वर्ष का, 10 वर्ष तक आपको मूल निवास दोबारा नहीं बनवाना पड़ता। अब लगभग एक समझो 2016 से पहले जिसके पास भी मूल निवास था वो टोकन नंबर वाला मूल निवास नहीं था, तो 2016 से पहले जिनके मूल निवास बने हुए हैं उस मूल निवास के अंदर टोकन नंबर की बजाय ऐसे दाजिया से लिखी हुई है बहुत सारे, ठीक है। तो
उनको भी आप ऑफलाइन सीडिंग कर सकते हो। और दूसरी बात याद रखना, अगर आपके पास वैलिड नहीं है तो आप एक काम करना, खुद की SSO ID से जाति और मूल दोनों है वो जन आधार में वो सेव कर सकते हो आप, या जन आधार से लिंक कर सकते हो, तो आपके जाति मूल दोनों में दिक्कत नहीं आएगी और आपको दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा फिर। अब जाति मूल में लिंक करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना है अपनी SSO ID पर। आपको सबसे पहले अपनी SSO ID पर जाना है। SSO ID ओपन करोगे तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगा जन आधार का, जन आधार का। वैसे मैं आपको बोर्ड के साइड में उपलब्ध करवा दूंगा चित्र। जन आधार ओपन करोगे, लास्ट से 2 नंबर ऑप्शन है ऑफलाइन सीडिंग का, ऑफलाइन सीडिंग वाले को आप ओपन करना। उसके अंदर आपके जन आधार के स्लिप नंबर ऑटोमेटिक मिले होंगे, तो आप उसमें 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, HIV का, BPL का, बोनाफाइड का, कास्ट सर्टिफिकेट का, EWS का। आपको जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लिंक करने हैं तो उस पर क्लिक करें। सामने सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च वाले पे क्लिक करें। सर्च वाले पे क्लिक करने के बाद जितने भी परिवार में सदस्य हैं उन सब के आपके नाम आ जाएंगे। जिस सदस्य का आपको लिंक करना है उस पर क्लिक करें और बाद में उसके जाति और मूल के जो टोकन नंबर हैं वो आप उसमें लगा के और उसको सेव कर सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं है, ना कि आप ई-मित्रा से करवाएं, खुद SSO से कर सकते हो। और खुद के करने का फायदा ये है कि तुरंत वेरीफाई होता है। ई-मित्रा से करवाने पर 7-8 दिन ई-मित्रा वाला मांगता है, खुद से करोगे तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही आपका कोई चार्ज लगेगा। अगर आपने जन आधार से लिंक कर दिया तो फिर आपको साथ में शपथ पत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये राजस्थान गवर्नमेंट में सिस्टम है, इतना बस। तो जाति मूल, EWS और ये सारा सिस्टम आपका क्लियर हो गया। जाति मूल में और कोई संशय तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी के नाम वाली कोई प्रॉब्लम है कि भाई पहले वाले जाति में नाम कौन सा था, अब वाले में थोड़ा बहुत गलत है, या फिर किसी के माता के नाम में देवी या सीधा नाम में दिक्कत है, या पिता के नाम में जाति या कोई स्पेस में दिक्कत है, तो वो सब कोई बड़ा इश्यू नहीं है, उसमें चल जाएगा आराम से। 1% दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा कोई इश्यू हो तो आप शपथ पत्र, और अगर बड़ा इश्यू तो 50 रुपये का स्टाम्प लेकर आप सब लगा सकते हो। और फिर भी आपको एक किसी गलती के लिए टाइम दिया जाएगा कि आप इतने टाइम में अपनी गलती सुधार सकते हो, ना कि आपको बाहर करेंगे। कई डरेंगे कि भाई इसका ये गलत है तो इसको बाहर कर दिया जाएगा। आपको 1% बाहर नहीं किया जाएगा। अगर कोई इश्यू है तो इसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अंदर आप उस इश्यू को सुधार कर सकते हो। तो ये हो गया जाति और मूल वाला। एक था BSTC वालों का मुद्दा। BSTC वालों के फॉर्म भरने में टोटल करना था 2400 मार्क्स में से। और एक भाई साहब पहले एक वीडियो लेकर आए थे, शायद पता नहीं कौन सा चैनल का नाम है उनका, BSTC से संबंधित वो न्यूज़ देते हैं सारी की सारी। तो उन्होंने बताया था 1700 से संबंधित कि 1700 में से आपको करना है। हालांकि करना आपको 2400 में से था, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने उसका टोटल 1700 से मार दिया, 1700 से % निकाल दिए। उसका भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप मार्कशीट लगाना, मार्कशीट में 2400 वाला है और उसके पास एक शपथ पत्र लगा देना साथ में कि भाई 2400 का था और भूलवश आप 1700 लगा दिए। चाहे 1700 में से जोड़ो और चाहे 2400 में से जोड़ो, आपके पास BSTC पास होनी चाहिए बस। अगर आप BSTC पास हो तो फिर वो आपको बाहर नहीं कर सकते। हालांकि शपथ पत्र लगा के आप कर सकते हो कि भाई भूलवश ये हो गया, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नाम वगैरह के अंदर एकदम बिल्कुल कोई भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो कुछ कमेंटों के जवाब थे, और उसके बाद भी कोई कमेंट रह जाते हैं तो आप और करिए और मैं उनका जवाब पर्सनली दे दूंगा। फिर रही बात एक स्क्रूटनी वाले फॉर्म की, उसके बाद आपका एक स्क्रूटनी फॉर्म वाला था। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले SSO पर जाना है। कहाँ जाना है? SSO पर। उसके बाद जाना है रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में लंबी लाइन दी होगी, पीसी पर देखना, लास्ट वाला जो ऑप्शन है एकदम लास्ट वाला वो स्क्रूटनी फॉर्म वाला है। वहां से आप उसको 30 जून तक अप्लाई कर सकते हो। हालांकि एक बार टेक्निकल इश्यू चल रहा है तो लगभग आप 25 के बाद कोशिश करें, 25 से 30 तक आराम से हो जाएगा। साइट में कोई इतना सर्वर इश्यू नहीं आएगा उस टाइम। 25 से लेकर 30 तक आप आराम से कर देना, वो माई रिक्रूटमेंट से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद एक है चेक लिस्ट वाली, वो किस तरह से भरनी है आपको मैं चेक लिस्ट भी बता देता हूँ। तो अब बात करें चेक लिस्ट की कि भाई चेक लिस्ट को किस तरह से आपको भरना है। चेक लिस्ट में देखिए सबसे ऊपर वाला जो पेज है दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप 2 नंबर पेज से शुरू होना। 2 नंबर पेज में दस्तावेज सत्यापन का जिला और अभ्यर्थी के रोल नंबर आपको भरना है। दस्तावेज प्रमाण पत्र और अभ्यर्थी के उपयोगार्थ, यानी अभ्यर्थी कौन सा पेज काम में ले सकता है, अभ्यर्थी को क्या क्या इसमें भरना है। तो आपको शुरुआत में भरना है ऑनलाइन आवेदन की प्रति,
अब इसमें देखो क्रमवाइज संख्या दे रखी है। मुख्य बात यह है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म तो लगा दिया, फॉर्म आपने साथ में लगा, जो फॉर्म भरा था उसकी आपने प्रिंट निकाल ली, उस प्रिंट की कॉपी आप साथ में निकाल रहे हो। लेकिन इसमें एक संलग्न संख्या कि आप फॉर्म जो है 1 नंबर पर लगा रहे हो या 10 नंबर पे लगा रहे हो, तो आपने कितने नंबर पर फॉर्म लगाया, एक तो आपको संख्या लिखनी है कि भाई इतने नंबर पेज पर मेरा फॉर्म है, और उसमें लगाया यस और नो में उत्तर देना है कि भाई लगाया यस और नहीं लगाया नो। तो इसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको भरनी है, सारी की सारी क्रम वाइज। उसके बाद विस्तृत आवेदन की प्रति है, आधार कार्ड की कॉपी आपको साथ में लगानी है, और प्रत्येक एक सेट आप ओरिजिनल रखना, और लगभग 3 सेट आप उसकी जेरोक्स बना लेना, 3 सेट एक्स्ट्रा रखने आपको। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, आपको 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, 12th के साथ आपको एक माइग्रेशन मिलता है, अगर किसी के पास माइग्रेशन हो तो वो भी लगा देना, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं। 10वीं और 12वीं की दोनों मार्कशीट हो गई। अब कोई बच्चा था एल फर्स्ट का और उसने 12th के बाद सीधी BSTC कर ली, और फॉर्म भरते समय उसने BA भी साथ में लगाया है। माना कि उसने BSTC के साथ प्राइवेट BA करी हो, तो उसने BA के डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाए भाई % अगने ऑनलाइन फॉर्म में, तो अब उसे BA की मार्कशीट भी लगानी है, भाई इतने नंबर पर मैंने लगाई है। अगर जिसने BA भर दिया, जिसके BA करी हुई नहीं है लेकिन BSTC तो जरूर करी है, तो उसके दिक्कत नहीं आएगी। आप उसका शपथ पत्र लगा देना कि फॉर्म भरते समय भूलवश मेरे से BA लिखा गया, हालांकि मेरे पास BA है नहीं। अगर आपने BA की तर्ज पर फॉर्म भरा होता तब तो आपको दिक्कत आती, आप BSTC की तर्ज पर फॉर्म भर रहे हो तो फिर आप नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कोई B.Ed वाला है, L2 वाला, उसको BA B.Ed के बेस पे फॉर्म भरना था और उसने साथ में MA को मेंशन कर दिया कि भाई मैंने MA कर रखी है। हो सकता है उसने MA सेकेंड ईयर में कर रहा और MA सेकेंड ईयर में किसी कारणवश फेल हो गए हो, कुछ भी करो उसकी MA कंप्लीट ना हुई हो, और उसने फॉर्म भरा है BA B.Ed की तर्ज पर, तो उसको BA B.Ed की जरूरी है, ना कि MA की। अगर MA की नहीं है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं रुक सकता किसी भी कीमत पर। अगर MA की तर्ज पर फॉर्म होता ना तब उसका सिलेक्शन रोक सकते थे। उसके बाद आपको जो इसमें डिटेल दी हुई, पूर्णांक कितने का था, कितने आपको नंबर मिले, पास की तिथि कितनी थी, जो भी इसमें लिखा है सब देखते रहना। इसको पढ़ कर सुनाओ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। भाई आप शिक्षक बनने जा रहे हो, इतना आपको पता है कि भाई इसमें क्या लिखा है, क्या भरना है। मेन मुद्दा डॉक्यूमेंट सही कौन से हैं, गलत कौन से हैं, नाम में क्या मिस्टेक है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैंने सारा आपको बता दिया कि भाई जाति था, मूल था, EWS था। उसके बाद जो सीडिंग वाला काम था, भाई सीडिंग किस तरह से करना है, ई-मित्र से करवाना है, बाहर से करना है, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। स्क्रूटनी वाला फॉर्म आप 25 के बाद भरना, हालांकि कल से अगर सर्वर सही चले तो आप कल से भी भर सकते हो। 30 से पहले वो फॉर्म भर लेना। चेक लिस्ट पूरी एकदम बढ़िया तरीके से भरना। 3 आप सेट बनाना, 1 सेट अपने पास ओरिजिनल रखना। बाकी इसमें जाति मूल जो भी दिए हैं सारे के सारे आप लगा देना, अपनी BSTC B.Ed वो लगा देना। लगभग 43-44 टॉपिक है, और सारे के सारे जिस नंबर पर जो फॉर्म लगाओ या जिस नंबर पर जिसकी जेरोक्स लगाओ उतना नंबर लिखते रहना। तीनों में एक जगह लगाना कि भाई इसमें 2 नंबर पर लगाई है तो दूसरे फॉर्म में भी 2 नंबर पर ही होनी चाहिए, ना कि 3 नंबर पर। ये बस इतना ध्यान रखना। आगे आपके और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, मैं कमेंट में आपके सारे के सारे जवाब दे दूंगा।